Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 22 September 2020. And the topics which we are going to cover, there are 7 topics from the mains and there are 4 topics from the prelims point of view. So let's start, and if you are new in our channel then please do like, comment and subscribe. And let's start with the discussion from the first news, that is from GS2 paper, covering the topic appointment of various constitutional posts, powers, function and responsibility of a various constitutional bodies. So the first news is, when can MPs be suspended from the house? ओके, तो रिसेंटली न्यूज़ में ऐसा था कि जो 8 राज्यसभा के एमपीज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया ऑन 21 फॉर अनरूली बिहेवियर इन द हाउस. ठीक है, उनके बिहेवियर अच्छा नहीं होने की वजह से उनको जो है एमपीज़ को सस्पेंड किया गया. ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये जो मूव है, ठीक है, गवर्नमेंट ने मोशन मूव किया फॉर द सस्पेंशन ऑफ एमपीज़ एंड इट वाज पास बाय वॉइस वोट. ठीक है, फिर उसको वॉइस वोट से ये जो सस्पेंशन है ऑफ एमपीज़ उसको पास कराया गया. ठीक है, पावर टू सस्पेंड राज्यसभा एमपीज़, तो पावर क्या है राज्यसभा एमपीज़ का, ठीक है, कि वो कैसे सस्पेंड कर सकते हैं उनके जो एमपीज़ होते हैं उनको. ठीक है, तो जो चेयरपर्सन होता है, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, जैसे हम जानते हैं कि लोकसभा का जो मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं. एंड जो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको हम चेयरमैन बोलते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है उनको पावर है कि अंडर द रूल 255 to direct any member who conduct in his opinion grossly disorderly टू विदड्रॉ इमिडिएटली फ्रॉम हिज हाउस. ठीक है, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनको मतलब एम्पावर्ड है कि वो डायरेक्टली जो मेंबर है जिसने भी मिसकंडक्ट किया हो तो उसको जो है वो इमिडिएटली विदड्रॉ कर सकते फ्रॉम द हाउस. अनलाइक द स्पीकर, हाउएवर द राज्यसभा चेयरमैन डू नॉट हैव द पावर टू सस्पेंड द मेंबर. ठीक है, जैसे स्पीकर को पावर होती है कि दे कैन सस्पेंड द मेंबर, अनलाइक द स्पीकर, सॉरी माई मिस्टेक, दैट अनलाइक द स्पीकर, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उनको पावर नहीं होती है कि वो सस्पेंड कर पाए किसी भी मेंबर को. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो हाउस होता है उसको एक मोशन पास करना पड़ता है फॉर द टर्मिनेशन ऑफ अ सस्पेंशन, एंड द हाउस में अडॉप्ट अ मोशन सस्पेंडिंग द मेंबर्स फॉर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ अ सेशन. ठीक है, तो हाउस ने जो मोशन अडॉप्ट कर दिया रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर. ठीक है, तो जो जिस मेंबर का जो सस्पेंशन हुआ है उसका जो पीरियड है, ठीक है, वो कितने टाइम तक सस्पेंड हो सकता है, उसका जो पीरियड है वो एक्सीड नहीं हो सकता द रिमाइंडर ऑफ द सेशन. ठीक है, एंड द बैकग्राउंड देखा जाए, इट इज़ अ रूल एंड द ड्यूटी ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा टू मेंटेन द ऑर्डर सो दैट द हाउस कैन फंक्शन स्मूथली. ठीक है, तो जो राज्यसभा का केस में चेयरमैन और जो लोकसभा के केस में स्पीकर का मेन रोल होता है और उनकी ड्यूटी होती है कि वो मेंटेन करे हाउस के जो फंक्शन है वो स्मूथली रन हो. ठीक है, हाउ कैन द सस्पेंशन ऑफ अ एमपी बी जस्टिफाई, इजन दिस एन एक्सट्रीम स्टेप टू टेक इन ऑर्डर टू कर्ब द अनरूलर बिहेवियर. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज है कि अगर ये सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन जो होता है एमपीज़ का, ये जस्टिसेबल है कि नहीं. ठीक है, आपको ऐसे नहीं लगता कि एक्सट्रीम स्टेप लिया गया है इन ऑर्डर टू कर्ब द बिहेवियर, तो इसके आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो सोल्यूशन है, ठीक है, इन केस ऑफ अनरूली बिहेवियर, ठीक है, हैज़ अ लॉन्ग टर्म एंड अ कंसिस्टेंट विद द डेमोक्रेटिक वैल्यू. ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, ये जो सोल्यूशन दिया है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है उसको प्रॉपरली होल्ड करने को भी हेल्प करता है. ठीक है, and there is no question that the enforcement of a supreme authority of a presiding officer is essential for a स्मूथली कंडक्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग. ठीक है, तो हम क्वेश्चन ऐसे नहीं कर सकते कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने जो प्रोसीडिंग है जो राज्यसभा हो या लोकसभा की उसकी स्मूथली कंडक्ट के लिए ये उन्होंने जो निर्णय लिया है, तो इसके हम क्वेश्चन नहीं कर सकते. ठीक है, in this way we complete our first news, and second is from the parliament and state legislature structure, functioning, conduct of a business, power and privilege and the issue arising out of it. तो सबसे पहला है न्यूज़ जो है वो है रूल्स एंड लिमिटेशन ऑफ अ
कमिटी। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने पुश किया है 2 क्रूशियल एग्रीकल्चर बिल इन राज्यसभा, और उस बिल को जो अपोजिशन है उन्होंने रिजेक्ट किया है, एंड उन्होंने ऐसा बोला है कि दे शुड रिफर टू द सिलेक्शन कमेटी। तो मैंने ये जो रूल्स है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर बिल से उसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, पर आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ फिर एक बार। सो देखा जाए तो रिसेंटली क्या है, 3 एग्रीकल्चर बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन, ठीक है। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, तो ऑब्वियसली वो जो बिल्स थे हम उसको ऑर्डिनेंसेस बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंसेस मतलब जो प्रेसिडेंट है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती उस टाइम पे जो वो बिल, मतलब जो एक न्यू प्रोविजन लाते हैं हम उसको ऑर्डिनेंसेस बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, लॉकडाउन के टाइम पे 3 ऑर्डिनेंस लाए थे रिगार्डिंग द फार्मर प्रोड्यूस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी बिल 2020, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ अ प्राइस अश्योरेंस एंड अ फार्म सर्विस 2020 बिल, ठीक है। द इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020, ठीक है। तो ये जो बिल है, ठीक है, जो लाए गए हैं, इसके वजह से काफ़ी सारे स्टेट्स में जो फार्मर्स हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है, और अपोजिशन ने भी जो है कि काफ़ी सारे इसमें ऑब्जेक्शन लाए हैं। तो ठीक है, हम प्रोविजंस देखते हैं कि क्या है इस बिल में। तो सबसे पहले जो बिल था वो था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसमें प्रोविजन ऐसा था कि वो ओपन करे, ठीक है, ओपन अप द एग्रीकल्चर सेल एंड मार्केट आउटसाइड द नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। तो एपीएमसी जो होती है उसके व्यतिरिक्त मैंने एग्रीकल्चर सेल और मार्केट का जो है उसका ओपनिंग करे, ठीक है। और जो इंटर स्टेट बैरियर है उसको भी कहीं ना कहीं रिमूव करे। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रेडिंग, ठीक है, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसका भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें। एंड ये कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर कलेक्टिंग मार्केट जो फीस है, सेज है, ठीक है, लीव्स है फॉर द ट्रेड आउटसाइड द एपीएमसी मार्केट, ठीक है। अगर एपीएमसी मार्केट के बाहर कुछ सेल होता है तो उस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको फॉर द कलेक्शन ऑफ अ मार्केट फीस उसको भी प्रोहिबिट करता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ अ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विसेज ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये मेन जो है वो रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट फॉर द सेल एंड द परचेस ऑफ अ फार्मर प्रोड्यूस, ठीक है, इसके रिलेटेड एक फ्रेमवर्क है इस ऑर्डिनेंस के इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो म्यूचुअली एग्री किया जाता है, जो रेम्यूनरेटेड प्राइस फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कहाँ पे हेल्प होगा, ठीक है। जो प्राइस है एक म्यूचुअली एग्रीड की हुई एक प्राइस का मतलब प्राइस सेटअप होती है, कहीं ना कहीं फार्मर को प्रोटेक्ट करेंगे, और इसके साथ साथ जो फार्मर को एम्पावरमेंट में भी हेल्प होगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि जो कुछ कमोडिटीज़ थे जो इसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में एडअप थे उसको रिमूव किया गया। अभी कौन से कमोडिटी को रिमूव करा गया, तो वो है सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, ओनियन एंड पोटैटो, इनको जो है इसेंशियल कमोडिटी से हटाया गया, ठीक है। तो द अमेंडमेंट विल डी रेगुलेट द प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड कमोडिटी, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट लाई गई है उसमें क्या होगा, ये डी रेगुलेट करेगी किसको, जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फूड कम्युनिटी। उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देंगे कि ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ है, जैसे वॉर हो, फैमिन हो, ठीक है, उसके साथ साथ कुछ डिफरेंट कुछ इश्यूज हो गए उस टाइम पे वो प्रोवाइड करेंगे कि that is central government will provide the supply during that time, ठीक है। and it also provide that कि exemption for exporter and processor at such time, ठीक है। उस टाइम पे एक्सपोर्टर्स वगैरह जो है उस टाइम पे और प्रोसेसर्स जो होते हैं उसको भी मतलब वो क्या हुआ, एग्जेम्पशन होगा, ठीक है। एंड अभी बिल को अपोज क्यों करा जा रहा है, तो काफ़ी रीजंस है, जैसे कि ये अगेंस्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों, क्योंकि इस बिल हम देख ही सकते हैं कि काफ़ी सारी जो प्रोविज़न है वो सेंट्रल ओरिएंटेड है, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है और मार्केट है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, हमको पता है स्टेट सब्जेक्ट होता है, एक सेंटर सब्जेक्ट होते हैं और एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ रेसिडियरी सब्जेक्ट भी होते हैं। तो सेंटर सब्जेक्ट है तो सेंटर्स देखते हैं, स्टेट के सब्जेक्ट स्टेट देखते हैं, सेंटर जो है सेंटर के जो सब्जेक्ट है उस पर लॉ बना सकता है, जो कॉन्करेंट है वो दोनों भी केस में लॉ बना सकते हैं, और रेसिड्यूअरी है वो मोस्ट ऑफ द पावर जो है वो सेंटर को दी जाती है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रोविजन थे वो सेंटर ओरिएंटेड है, और जैसे हम जानते हैं एग्रीकल्चर और मार्केट स्टेट सब्जेक्ट है इसलिए, ठीक है।
एंड इसकी जस्टिफिकेशन में सेंटर ने ऐसा बोला है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स इन द फूड आइटम इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जो ट्रेड है और कॉमर्स जो होता है इन द केस ऑफ अ फूड आइटम वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसलिए इसलिए मतलब उनके जो रूल्स है उसको जो जस्टिफिकेशन है सेंटर ने दिया है। इट एंड द एमएसपी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स का मानना ऐसा है कि सेंटर का जो मेन एम है वन नेशन वन मार्केट कॉल, ठीक है, पर क्रिटिक्स ऐसे बोलते हैं कि वन नेशन वन एमएसपी। तो ये कहीं ना कहीं जो एमएसपी एंड हो रहा है उसको भी मतलब ये जो बिल्स है, ठीक है, ये जो ऑर्डिनेंसेस है उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। नो मैकेनिज्म फॉर प्राइस फिक्सेशन, ठीक है। तो ये जो बिल्स जो लाए गए हैं, ठीक है, तो ये इसको अपोजिशन का और एक मेन रीज़न है कि ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है फार्मर को फॉर द प्राइस एक्सप्लोरेशन, बट ये जो बिल है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि प्राइस फिक्सेशन का वो नहीं कर रहे, ठीक है। जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, फार्मर का काफ़ी सारा एक्सप्लॉटेशन हो सकता है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी अनडिटरमाइंड, ठीक है। फूड सिक्योरिटी अनडिटरमाइंड में ऐसा बोला है कि जो अभी ये ईज कर रहे हैं इन द रेगुलेशन ऑफ अ फूड आइटम एंड दिस विल लेड टू द एक्सपोर्ट, ओके। एक्सपोर्ट प्रोसेस होगा और ट्रेडर होर्डिंग फॉर द फार्मर प्रोड्यूस, एंड ये कब होगा, ड्यूरिंग हार्वेस्ट पीरियड, ठीक है, उस व्हेन द प्राइस वेयर जनरली लो, ठीक है। ये सब कब होगा, एक्सपोर्ट वगैरह उस सब ये जब ज़्यादा बढ़ाएगा कब, जब हार्वेस्ट सीजन रहेगा, ठीक है। जिस टाइम पे हार्वेस्ट सीजन रहता है उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द प्राइजेस कम रहती है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे प्राइजेस की राइज होंगी, ठीक है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से हमने देख लिया कि ये जो क्यों क्रिटिक्स किया जा रहा है इन सारे बिल्स को। तो रिसेंट इस न्यूज़ में है कि रोल एंड लिमिटेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, तो ठीक है, अपोजिशन ने बोला है कि ये जो बिल्स है वो सिलेक्शन कमेटी को दिए जाए। तो ठीक है, अभी सिलेक्शन कमेटी के बारे में जानते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी का मेन एम होता है कि दे एग्जामिन द पर्टिकुलर बिल, ठीक है, वो एग्जामिन करते हैं पर्टिकुलर बिल, और मेंबर्स कौन होते हैं, एमपीज होते हैं फ्रॉम वन ऑफ द हाउस, ठीक है। दे आर चेयर्ड बाय द एमपीज फ्रॉम द रूलिंग पार्टीज, ठीक है, वो चेयर्ड बाय द रूलिंग पार्टीज एमपीज, एंड सिंस द सिलेक्शन कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज दे आर डिसबैंडेड आफ्टर देयर रिपोर्ट, ठीक है। अगर वो रिपोर्ट देने के बाद वो जो कमेटी है वो डिसबैंडेड हो जाती है, मतलब वो कमेटी एंड हो जाती है, ठीक है। अभी बैकग्राउंड देखा जाए तो पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो होता है, बिल्स हम जिसको बोलते हैं, ये वो दो टाइप से होता है, ठीक है। पहला है कि बाय डिस्कसिंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ अ टू हाउसेस, ठीक है, वो दोनों भी हाउसेस में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ बाय रेफरिंग अ बिल टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। तो जो बिल है उसको पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाता है। सिंस द पार्लियामेंट जैसे हमको पता है कि 70 to 80 डेज इन द ईयर में उनकी मीटिंग जब होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हर एक बिल को पूरे डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता है। इन सब सिनेरियो में क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी को वो बिल रेफ़र किया जाता है, और जो बिल है जो रिकमेंडेशन दिया है, जो बिल का हर एक जो बिल है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर ही हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। व्हेन डज द कमेटी एग्जामिन अ बिल, तो अभी बिल कब एग्जामिन किया जाता है उस कमेटी को, ठीक है। बिल आर नॉट ऑटोमेटिकली सेंड टू द कमेटी फॉर एग्जामिनेशन, ये भी ध्यान रखिए कि जो बिल है वो डायरेक्टली जो कमेटी को सेंड नहीं किया जाता, ठीक है। देर आर थ्री मतलब पाथ है जिससे बिल सेंड किया जाता है, ठीक है। अभी तीन पार्ट कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला सबसे पहले ये है कि व्हेन द मिनिस्टर पॉलिटिंग द बिल रिकमेंड टू द हाउस दैट हिज बिल बी एग्जामिन बाय द सिलेक्टिंग कमेटी, ठीक है। जब जो कोई मिनिस्टर जो बिल ला रहा है तो उसने अगर कहा कि वो जो बिल है वो सिलेक्शन कमेटी के पास जाना चाहिए या जॉइंट कमेटी के पास जाना चाहिए, दोनों हाउस के, तो उस टाइम पे वो बिल जो है वो कमेटी को रेफर किया जाता है। सेकंड है कि इफ़ द मिनिस्टर मेक्स सच मोशन इट इज़ अप टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर इस टाइप का मोशन अगर मिनिस्टर ने, जो अभी मैंने बताया कि जो मिनिस्टर है उसने बिल रिकमेंड किया है टू द सिलेक्शन कमेटी, अगर इस ऐसा टाइप का मोशन नहीं किया है तो प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है उस पर्टिकुलर हाउस का, उस पर डिपेंड करता है कि वो बिल जो है वो सेंड करना चाहिए या नहीं। और थर्ड जो है ऑल्सो द बिल पास बाय वन हाउस कैन बी सेंड बाय द अदर हाउस टू इट्स सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। अभी एक बिल से एक हाउस से जब बिल दूसरे बिल में दूसरे हाउस में पास होता है उस टाइम पे जो दूसरा हाउस होता है, ठीक है, जो अदर हाउस होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सिलेक्शन कमेटी के पास बिल दे या ना दे, ठीक है। व्हाट हैपन आफ्टर बिल इज रेफर टू द कमेटी, ठीक है। जब बिल रेफर होता है कमेटी को तो अब क्या होता है, तो बिल ऑब्वियसली जब पार्लियामेंट का रिस्ट्रिक्शन होता है उस टाइम पे पूरे जो प्रोविजन है उस बिल के डिस्कस नहीं होते। जब वो कमेटी को रेफर होता है उस टाइम पे वो डिटेल एक्सप्लेनेशन एग्जामिन करते हैं वो बिल को, ठीक है। और उसके साथ साथ जब वो बिल एग्जामिन करते हैं तो पर्टिकुलर सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके भी कमेंट्स या सजेशन भी लिए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, द गवर्नमेंट विल ऑल्सो अपीयर बिफोर द कमेटी टू प्रेजेंट इट्स व्यू पॉइंट, जो गवर्नमेंट है
को कमेटी के सामने प्रेजेंट होती है टू एक्सप्रेस देयर व्यू पॉइंट एज द रिजल्ट। ये जो रिपोर्ट्स जो होती है, ठीक है, जो सिलेक्शन कमेटी के पास दी जाती है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग करती है बिल को, ठीक है। एंड जो रिपोर्ट, एक बात ध्यान रखिए, जो रिपोर्ट होती है ऑफ द कमेटी इज ऑफ अ रिकमेंडेटरी नेचर, ठीक है, वो रिकमेंडरी नेचर के रूप में होती है। अभी टाइम कितना लगता है टू सबमिट द रिपोर्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है टाइम किसी भी रिपोर्ट का 3 मंथ तक लगता है या उससे भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। अभी कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि इन द करंट लोकसभा में 17 बिल जो है वो रेफर किए गए हैं कमेटी को। एंड इन 16 जब लोकसभा थी उसमें 25% ऑफ बिल जो थे वो कमेटी को रेफर किए गए थे, ठीक है। और जो 15th और 14th लोकसभा थी उस टाइम पे 71% एंड 60% जो रेफर किए थे वो कमेटी को रेफर किए थे। सेकंड, द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द GS3 पेपर, दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड द इशूज रिलेटेड टू द प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। तो ठीक है, बैसल 3 कंप्लाइंट बॉन्ड, ठीक है, बैसल 3 के बारे में, ठीक है। जो स्टेट, जैसे हम जानते हैं कि बैसल 3, ठीक है, आप जानते नहीं भी होंगे तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो आप टेंशन मत लीजिए। तो पहला जो न्यूज़ है वो है कि स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है उन्होंने रेज किया है 7,000 करोड़ बाय इशूइंग द बैसल 3 कंप्लाइंट बॉन्ड, ठीक है। बैसल 3 के कंप्लाइंट बॉन्ड को इशू किया है ऑफ 7,000 करोड़, ठीक है। एंड जो की पॉइंट्स देखे जाएँ, ठीक है, ये की पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको जब बैसल 3 समझा दूंगी उसके बाद आपको ये जो की पॉइंट्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले की पॉइंट जो है वो बॉन्ड इशूज क्वालिफाई एज अ टायर 2 कैपिटल ऑफ अ बैंक एंड हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख ईच, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज दे बियर अ कूपन रेट ऑफ 6.24% per annum payable annual for the tenure of a 10 year. And third one is there is a call option after the 5 year and on the anniversary thereafter. Call option means the issuer of the bond can call back the bond before the maturity date by the paying back the principal amount of the investor, ठीक है। ये की पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको अभी बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम बेसल नॉर्म पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ये जो पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि बेसल गाइडलाइन क्या है। तो बेसल गाइडलाइन रेफर टू द बोर्ड सुपरवाइजिंग स्टैंडर्ड एंड फॉर्मुलेटेड बाय द बेसल ग्रुप सेंट्रल बैंक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। तो बेसल गाइडलाइन जो होती है वो मेनली सेटअप की जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है बेसल कमेटी ऑन अ बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। और जो द एग्रीमेंट ऑफ द सेट ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का, वो मेनली फोकस किस पे करता है, जो रिक्स होती है बैंक्स को, फोकस ऑन द रिक्स ऑफ द बैंक एंड द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। हम इसको बोलते हैं बेसल अकॉर्ड, ठीक है। तो बेसल जो है वो एक सिटी है स्विट्जरलैंड की जिसका हेडक्वार्टर, ठीक है, इट इज़, एंड वो हेडक्वार्टर भी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका पर्पस जो है इस अकॉर्ड का, ये इंश्योर करता है कि एक दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनके पास इनफ कैपिटल रहे, ठीक है, टू मीट द ऑब्लिगेशन एंड अब्जॉर्व द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ठीक है। जो लॉसेस है उसको भी मतलब जो होते हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, उसको भी एब्जॉर्व कर पाए, मतलब उसको भी सॉल्व कर पाए, उसके साथ साथ जो ऑब्लिगेशंस है उसको भी मीट कर पाए, ऐसा इस अकॉर्ड का मेन पर्पस है, ठीक है। बेसल फर्स्ट नॉर्म, ठीक है, अभी रिसेंटली मेरे मतलब नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि रिसेंटली जो बेसल नॉर्म चल रहे हैं वी आर यूजिंग द बेसल 3, ठीक है, बेसल 3 चल रहे हैं रिसेंटली, ठीक है। तो जो बेसल फर्स्ट था, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया था 1988 को, और मेन उसका फोकस कहाँ पे था, क्रेडिट रिस्क को, ठीक है। क्रेडिट रिस्क इट इज़ डिफाइंड एज अ कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ रिस्क वेट ऑफ अ बैंक, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो जो बेसल फर्स्ट के गाइडलाइन जो थे इंडिया ने अडोप्ट किए थे 1919 को, ठीक है, 1999 को, ठीक है। जो बेसल सेकेंड नॉर्म थे वो पब्लिश किए थे 2014 को, और मेनली वो बेस्ड थे 3 पैरामीटर्स को। अभी कौन से पैरामीटर्स थे, तो बेसल जो सेकेंड नॉर्म थे वो मेन फर्स्ट पैरामीटर था कि बैंक शुड मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट ऑफ 8% ऑफ रिक्स एसेस, ठीक है। जो हम रिक्स एसेट होते हैं तो उसके जो 8% जो है तो बैंक मेंटेन करना चाहिए मिनिमल कैपिटल, ठीक है, मिनिमम कैपिटल बैंक को मेंटेन करना चाहिए। और नेक्स्ट जो था कि बैंक वेयर नीड टू डेवलप एंड यूज़ अ बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है। जो बैंक को जो है प्रॉपर जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है उसको भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या उनको प्रॉपरली जो मैनेज करने चाहिए। अभी रिस्क देखे जाए तो मेनली 3 टाइप के होते हैं, जो ऑपरेशनल रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है और कैपिटल रिस्क होता है। ये सब जो टर्म्स है वो सारे इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी के टर्म्स है, और वो मोस्टली सारे जो टर्म्स है वो कवर किए गए हैं जो NCERT है इकोनॉमी की, ठीक है, उसमें मोस्ट ऑफ द जो टर्म्स है 11th और 12th के NCERT वहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। एंड बैंक्स नीड टू
मैंडेटरी डिस्क्लोज देयर रिस्क एक्सपोजर टू द सेंट्रल बैंक, और बैंक्स को उनकी जो रिस्क कुछ होता है कुछ एसेट में, तो उसको सेंट्रल बैंक को बताना चाहिए। ये जो मेन 3 प्रोविजन थे फॉर द बैंक बेसल 2 नॉर्म्स। अब बेसल 3 नॉर्म क्या है? बेसल 3 नॉर्म 2010 में उसकी गाइडलाइंस आई थी, ठीक है, और ये जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में हुआ था। हम जैसे जानते हैं कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था इन 2008 में, ठीक है। अभी बेसल 3 नॉर्म का मेन एम ऐसा है कि वो मेक अ मोस्ट बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज अ ट्रेडिंग बुक एक्टिविटी मोर कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि ट्रेडिंग बुक एक्टिविटीज़ होती है, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बनाना चाहिए, ये मेन एम है। उसके साथ साथ गाइडलाइन जो है वो प्रमोट करती है फॉर अ मोर रिजिलेंट बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। जो बैंकिंग सिस्टम है उसको मोर रिजिलेंट बनाए बाय फोकसिंग जो काफ़ी सारे पैरामीटर्स है, जैसे कि कैपिटल हो, लिवरेज हो, या फंडिंग या लिक्विडिटी जैसे जो फैक्टर्स है उस सारे को फोकस करके एक बैंक को जो है एक रिजिलेंट बैंकिंग सिस्टम का एम है, ठीक है। इस तरीके से हमने अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द टॉपिक इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड द इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। द न्यूज़ इज फ्रॉम कैरोटा 2020 रूल। तो कैरोटा क्या होता है? कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल 2020, ठीक है। एंड जो दे विल कम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 21, ठीक है। ये जो रूल है उसकी पूरी डिटेल मैंने जो अगस्त मंथ की विजन की कंपाइलेशन है, ठीक है, मैंने जो उसको मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है, उसमें ये जो पूरा रूल का डिटेल है वो सारा कवर होता है, ठीक है। आप जो कंपाइलेशन है वो ज़रूर देखना, ठीक है। मैं उसकी लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जानते क्योंकि ये जो 2020 का रूल है, ठीक है, वो अगस्त मंथ में ही आ गया था, ठीक है, पर उसका इन्फोर्समेंट है वो फोर्स होने वाला है फ्रॉम द 21 सितंबर। अभी ये रूल्स क्या है वो देखते हैं। ये रूल्स जो है वो मेनली सेट किए गए हैं कि एन्फोर्स कर सके जो रूल्स ऑफ ओरिजिन होती है, ठीक है, फॉर द प्रिफरेशनल रेट ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है, फॉर अलाउिंग जो प्रिफरेंशियल रेट ऑफ इम्पोर्ट होता है अंडर द ट्रेड एग्रीमेंट उसको अलाउ करने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन का इन्फोर्समेंट के लिए ये जो गाइडलाइंस है वो ली गई है, ठीक है। और बैकग्राउंड देखा जाए तो इसकी जो नोटिफिकेशन है मैंने जैसे बताया अगस्त में ही आ गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। एंड इतना टाइम मतलब ये नियरली 1 मंथ मतलब दैट इज़ 30 डे का टाइम इसलिए दिया गया है टू द इम्पोर्टर एंड द स्टेक होल्डर टू फैमिलियर विद देमसेल्फ विद द न्यू प्रोविज़न, ठीक है। जो न्यू स्टेक होल्डर्स है या इम्पोर्टर्स है उनको ये न्यू प्रोविज़न के साथ फैमिलियर होने के लिए इतना मतलब 30 डेज का स्पैन दिया था, ठीक है। अभी इसकी गाइडलाइंस क्या है, इस ये रूल क्या बताता है, ठीक है। रूल का मानना ऐसा है कि एन इम्पोर्टर इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू डू डिलीजेंस बिफोर इम्पोर्टिंग द गुड्स टू इंश्योर दैट दे मीट अ प्रिस्क्राइब ओरिजिनेटिंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टर है, ठीक है, तो उसको अभी जो इम्पोर्टिंग को भी कुछ भी गुड्स जो है वो इम्पोर्ट करेंगे उस टाइम पे उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो जो ओरिजिनेटिंग क्राइटेरिया है, ठीक है, वो जो प्रिस्क्राइब ओरिजिनेटिंग क्राइटेरिया उसको फिल करे, ठीक है। एंड सेकेंड वन क्या है, a list of a minimum information which the importer is required to process has also been provided in this rule, ठीक है। जो इस रूल्स में जो गाइडलाइंस है उसके साथ साथ जो मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए एक इम्पोर्टर को ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, उसको भी फुलफिल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या है, द इम्पोर्टर वुल नाउ हैव टू एंटर certain origin related information in the bill of entry as available in the certificate of origin, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जो इम्पोर्टर्स है उनको फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलने के लिए, ठीक है, जो बिल रिलेटेड जो बिल में ऐसा एंट्री है कि जो भी ओरिजिन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने वो देख लिया, ठीक है। अभी इम्प्लीकेशन क्या है, अभी इम्प्लीकेशन देखे जाए तो ये न्यू नॉर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेम जो किए हैं विद अ व्यू टू चेक इनबाउंड shipment of a low quality product and dumping of a good by the third country routed through the FTA partner country, ठीक है। तो मेनली इसका ये जो न्यू रूल्स है उस क्यों फ्रेम किए गए हैं, उसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो न्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या उसको भी चेकआउट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर किसी भी कंट्री का मतलब FTA हो मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो पार्टनर कंट्री सा, तो कोई भी जो थर्ड कंट्रीज़ है वो डंप ना करे उनकी गुड्स अलॉन्ग विद द रूट थ्रू द पार्टनर कंट्री, मतलब पार्टनर कंट्री के ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू
कुछ भी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट या कुछ डंप ना करे दूसरे टाइप के गुड्स बाय द थर्ड कंट्री। इसके लिए ये जो है न्यू नॉर्म्स यूज़फुल रहेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है ये न्यू नॉर्म का? तो सिग्निफिकेंस देखा जाए तो न्यू नॉर्म जो है वो स्ट्रेंथ करेगा द हैंड ऑफ अ कस्टम इन चेकिंग एनी अटेम्प्ट मिसयूज ऑफ अ ड्यूटी कंसेशन अंडर एफटीए। ठीक है, तो एफटीए के अंडर में जो भी कंसेशन मिला है तो उस पर भी प्रॉपर चेकआउट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने वो न्यूज़ देख ली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज साइंस and technology development and their application and effect in the everyday life, achievement of Indian in science and technology, indigenization of a technology and developing new technology। ठीक है, इसमें है कि what is a फेलुडा टेस्ट फ्रॉम अ कोविड-19 अप्रूव्ड बाय इंडिया। तो ठीक है, तो फेलुडा है, ठीक है, उसका फुल मतलब जो फुल फॉर्म है वो है FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्टर ऐसे। ठीक है, तो अभी इसका मेन क्या है, ये क्यों यूज़फुल है, या ये जो टेस्ट है का खासियत क्या है? ये टेस्ट जो है वो एक्यूरेट और लो कॉस्ट पेपर बेस्ड टेस्ट है जो डिटेक्ट कर सकती है कोविड-19 का लेस देन 30 मिनट्स में। वो टेस्ट का रिजल्ट बता सकती है कि किसी पर्सन को कोविड की टेस्ट उसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और रिसेंटली जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने कमर्शियली इसको लॉन्च करने का अप्रूवल भी दे दिया है। और ये डेवलप कौन कर रहा है? डेवलप कर रहा है काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड टाटा ग्रुप। ठीक है, इनके थ्रू ये डेवलप किया जा रहा है और जो ड्रग कंट्रोलर एंड और जनरल होते हैं उन्होंने भी परमिशन दे दी है। अब इनका वर्क ये वर्क कैसा करता है, हाउ इट वर्क्स? जैसे हम जानते हैं कि क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इंडिजीनियस डेवलप टेक्नोलॉजी है जो आइडेंटिफाई करती है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को टारगेट करके जो हम जैसे जानते हैं कि सार्क CoV-2, ठीक है, ये जो वायरस था उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये जो क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की थी। तो अभी ये जो कोविड-19 है इसके भी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। तो अभी सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, जो क्रिस्पर है, ठीक है, तो क्रिस्पर के अकॉर्डिंग ये जो टेस्ट है मैच करती है एक्यूरेसी लेवल जो RT-PCR टेस्ट थी। ठीक है, जो RT-PCR टेस्ट मतलब जो कोविड-19 की टेस्ट थी जिसका फुल मतलब RT-PCR होता है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलोमरस चेन रिएक्शन। ठीक है, ये जो टेस्ट थी, ठीक है, इसकी एक्यूरेसी को मैच करता है। ठीक है, एंड इट इज़ अ क्विकर टर्न अराउंड टाइम एंड रिक्वायर्ड लेस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट भी बहुत लेस लगते हैं और टाइम भी बहुत मतलब जल्दी बता देती है, इसलिए टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्नोसिस टेस्ट है टू डिप्लॉय अ स्पेसिफिक अडेप्टेड Cas9 प्रोटीन टू सक्सेसफुली डिटेक्ट द वायरस। ठीक है, तो पहली ऐसी टेस्ट है जो अडेप्ट करती है Cas9 प्रोटीन को यूज़ करके वायरस को डिटेक्ट कर सकती है। अभी हम देखते हैं कि क्रिस्पर क्या था, क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी ये जीन एडिटिंग टेक्निक है एंड इट इज़ फाइंड इट यूज़ इन करेक्टिंग जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए यूज़ करी जाती है, उसके साथ साथ फॉर ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ अ डिसीज। ठीक है, अभी ये टेक्नोलॉजी कैन डिटेक्ट द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA विद इन द जीन्स। ठीक है, वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है DNA का, ठीक है, वो जीन में उसको भी देखने के लिए काम आती है। उसके साथ साथ इट अलाउ द रिसर्चर टू इजीली अल्टर DNA सीक्वेंस एंड मॉडिफाई जीन फंक्शन। ठीक है, किसी भी जीन का उसका मॉडिफिकेशन लाना बाय अल्टरिंग द DNA सीक्वेंस के लिए ये CRISPR-19 जो है क्रिस्पर जो है टेक्नोलॉजी वो यूज़फुल है। उसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, डिटेक्ट करती है ऑफ मल्टीपल अदर पैथोजन इन द फ्यूचर। ठीक है, और जो दूसरा जो मल्टीपल पैथोजन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके भी जो डिटेक्शन के लिए भी ये टेक्नोलॉजी यूज़फुल है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम द टॉपिक इन्वेस्टमेंट मॉडल, दैट इज़ NHAI, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान टू मोनेटाइज इट्स हाईवे थ्रू इनविट। ठीक है, इनविट्स अभी ये क्या है, नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक नया प्रोजेक्ट मतलब वो प्रिपेयर कर रही है टू अपकमिंग उनका जो प्रोजेक्ट है वो विद द इनविट्स। अभी इनविट्स क्या होता है, तो इनविट्स है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ वो न्यू जो प्रोजेक्ट है लाए
उसका मतलब वो दोनों का कोलैबोरेशन के साथ वो न्यू जो प्रोजेक्ट्स है वो लाना चाहती है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका अप्रूवल भी यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है 2019 में दिसंबर में। ठीक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, वो सिमिलर है म्यूचुअल बॉन्ड की तरह। ठीक है, विच पुल द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ वेरियस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट देम इनटू द कंप्लीट एंड रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, ये क्या करती है, जो डिफरेंट इन्वेस्टर होते हैं, काफ़ी टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की, उनसे मतलब वेरियस टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इन्वेस्ट कराती है, ठीक है, इनटू द कंप्लीट एंड रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, किसमें उनका उनसे इन्वेस्ट कराती है कुछ प्रोजेक्ट्स में, जिससे मतलब जो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये किस कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट किया जाता है बाय द सेबी। ठीक है, सेबी, ठीक है, and SEBI Infrastructure Investment Trust Regulation 2014 and Indian Trust Act 1882। ठीक है, ये रेगुलेट किया जाता है बाय द सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के एंड द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अभी सबसे पहले हम जानते हैं कि सेबी क्या है। ठीक है, हम इस सेबी के बारे में बताती हूँ। तो सेबी क्या होता है, सेबी इज़ अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 12 को 1992 को। ठीक है, विद द प्रोविजंस किस एक्ट से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के। ठीक है, इसके सबसे पहले जो सेबी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, तो वो उस टाइम पे ऑटोनोमस बॉडी थी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको स्टैट्यूटरी जो स्टेटस है वो दिया गया। ठीक है, एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ अ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी इनका बेसिक फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट करे द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज़ एंड टू प्रोमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको प्रमोट करे और उसको रेगुलेट करने के साथ साथ जो इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर का इन केस ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम जो करती है वो सेबी करती है। ठीक है, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर क्या है इसका हम वो देखते हैं, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि दे हैव अ ट्रस्टी, स्पॉन्सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, इनमें चार जो होते हैं, एक ट्रस्टी होता है, स्पॉन्सर होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ठीक है, ट्रस्टी जो है, ट्रस्टी सर्टिफाइड बाय सेबी होता है। ठीक है, और जो स्पॉन्सर होता है और प्रमोट बाय द कंपनी जो सेटअप की गई है बाय जो ये इनोवेट है उनके थ्रू, जो कंपनी जो सेट की है उसके जो स्पॉन्सर होते हैं। ठीक है, वो प्रमोट करता है। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है वो सुपरवाइज करता है जो एसेट रिलेटेड मैटर्स, वो उसको प्रोजेक्ट मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी बेनिफिट क्या है, इन्वेस्टर को किस तरीके से बेनिफिट करता है, वो इनेबल करता है इन्वेस्टर को कि टू बाय अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ यूनिट बिंग सोल्ड बाय द फंड डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपिटिवेट। ठीक है, तो रिस्क को मतलब कंसिडर करके जो इन्वेस्टर है उसको स्मॉल पोर्शन सेंड करता है किसी भी यूनिट का। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फंड। ठीक है, एंड उसके रिस्क को कंसिडर करके। ठीक है, गिवन दैट सच ट्रस्ट कंप्राइज लार्जली टू कंप्लीट एन ऑपरेशनल प्रोजेक्ट विद अ पॉजिटिव कैश फ्लो। ठीक है, ये जो ट्रस्ट है उसका मेन एम ऐसा, मतलब मेन ये उनका खासियत ऐसी है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट है उसको मतलब एक पॉजिटिव कैश फ्लो के थ्रू ही मतलब वो प्रोजेक्ट को अब तक नहीं क्या कंप्लीट करते आ रही है। ठीक है, और यूनिट होल्डर जो होते हैं ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, जो बाकी जो बेनिफिशियर होते हैं उनको मतलब जो होल्डर्स होते हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टैक्स नॉर्म्स जो होते हैं उसमें भी फेवरेबल नेचर में होते हैं इनके केस में। ठीक है, इसलिए जो इन्वेस्टर है उसके लिए यूज़फुल है। हाउ इट विल बी हेल्प, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनको कैसे हेल्प करेंगी, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस तरीके से हेल्प करेंगी कि वो मोनिटाइज इट्स कंप्लीट नेशनल हाईवेज दैट हैव अ टोल कलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड एट लास्ट 1 ईयर। ठीक है, मोनिटाइज करेगी जो नेशनल हाईवेज में टोल कलेक्शन ट्रैक होता है रिकॉर्ड्स को एटलीस्ट द 1 ईयर, एंड दिस विल हेल्प द कंपनी रेज फंड टू मोर रोड डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। और ये कहीं ना कहीं रेज करेगी फंड्स को फॉर द मोर रोड डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द टॉपिक चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड अ सोशल नेटवर्किंग साइट इन द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। दैट इज द फर्स्ट न्यूज
ऑफिशियली सिगरेट एक्ट। तो रिसेंटली दिल्ली के जर्नलिस्ट थे, उनको अरेस्ट किया गया अंडर द ऑफिशियली सिगरेट एक्ट्स, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर केस ऐसा हुआ है कि उन्होंने पास की एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडियन ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर ऑफ अ चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर। सबसे पहले जानते हैं कि ऑफिशियल सिगरेट एक्ट क्या होते हैं। तो ओरिजिनली ये जो एक्ट है, ठीक है, वो आया था इन द टाइम ऑफ अ लॉर्ड कर्जन, ठीक है, एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905 के टाइम पे ये आया था। एंड मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट था वॉज टू मजल द वॉइस ऑफ अ नेशनलिस्ट पब्लिकेशन, ठीक है। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो नेशनलिस्ट पब्लिकेशन है, ठीक है, उनका मतलब मुंह बंद करने के लिए ये जो एक्ट है वो लाया गया था, ठीक है। इन द जो नेशनल ऑफिशियल सिगरेट एक्ट है वो रिप्लेस उसका एक्ट नंबर 19, ठीक है, ऑफर 1923 रिप्लेस द अर्लियर एक्ट। ये अर्लियर एक्ट को रिप्लेस करता है एंड वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल द मैटर ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियली इन द गवर्नेंस, ठीक है। पहले सिर्फ ये नेशनल जर्नलिस्ट की जो आवाज़ है उसको कम करने के लिए, मतलब नेशनल जर्नलिस्ट के इस केस में लगाया गया था, पब्लिकेशन नेशनल जो पब्लिकेशन है उसके केस में, पर बाद में इसको एक्सटेंड करके ये बाकी जो मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू सीक्रेसी एंड द कॉन्फिडेंशियल मैटर ऑफ अ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इसके लिए भी एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। ये दो एक्सपेक्ट में डील करता है, स्पाइंग एंड स्पोनेज कवर्ड अंडर द सेक्शन 3, ठीक है। स्पाइंग मतलब स्पाइंग एक्टिविटी हो, ठीक है, हम जैसे जानते हैं स्पाई रिलेटेड एक्टिविटी हो या किसी भी कंट्री के बारे में या कुछ खुफिया जानकारी जैसे हम बोल सकते हैं, इस सारे केस में ये एक्ट अप्लीकेबल होता है। उसके साथ साथ डिस्क्लोजर ऑफ अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट की सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है उसका भी डिस्क्लोजर के केस में भी ये जो एक्ट अप्लीकेबल है। इज द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डिफाइंड, ठीक है, ये एक्ट डजन डिफाइन इन ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई एक्ट ने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऐसे डिफाइन नहीं किया है। इट इज़ अ गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन टू डिसाइड व्हाट विल फॉल इन द एम्बिट ऑफ अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि जो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को वो कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इट हैज़ ऑफन बिन आर्ग्यू दैट द लॉ इज इन द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बोल सकते हैं कि ये लॉ जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट करता है इन केस ऑफ अ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, दैट इज RT सॉरी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीट करता है, ठीक है। हाउएवर प्लीज नोट दैट इफ देर इज एनी इनकन्सिस्टेंस इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट विथ रिगार्ड टू फर्निशिंग टू इन्फॉर्मेशन इट विल बी सप्रेस्ड बाय द RTI एक्ट, ठीक है। वो अगर कुछ भी इनकन्सिस्टेंट दिखा इस केस में ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में, वो सस्प्रे मतलब सुपरसीड कर सकता है बाय द RTI एक्ट से, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज फैक्ट फॉर फिल्म्स, ठीक है। बोडा ट्राइब्स एंड दिदाइया टाइप, ठीक है, ये ओडिशा के ट्राइब है, मोस्टली क्लासीफाई एज अ पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप दैट इज PVTG ग्रुप। तो देखा जाए तो 62 ट्राइबल ग्रुप्स है ओडिशा में, ठीक है, उनमें से जो 13 है वो PVTG ग्रुप को मतलब बिलोंग करते हैं और ये हाईएस्ट काउंट है इन द कंट्री, ठीक है। तो मेंबर ऑफ दिस टाइप और टाइप्स जो हैं वो भी पॉजिटिव उनके केसेस मिले हैं इन द कोरोना, इसलिए न्यूज़ में था। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि PVTG क्या होता है। तो PVTG जो होता है वो पर्टिकुलर वनरेबल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स नोटिफाई करते हैं। एंड ये जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं उनका मतलब उनको डिटरमाइन कैसे किया जाता है कि उनकी जो पॉपुलेशन होती है दे हैव अ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, ठीक है, उनकी लिटरेसी लेवल भी कम होती है, उसके साथ प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत पुराने एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड होते हैं। एंड जनरली वो जहाँ पे इनहेबिट करते हैं, ठीक है, वो रिमोट एरिया होता है और उसके साथ साथ रिमोट एरिया होने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कौन बताते हैं, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री होती है उनके थ्रू ये डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्रूसेलियस। ब्रूसेलियस हम जैसे जानते हैं एक बैक्टीरियल डिसीज़ है दैट मेनली इन्फेक्ट करता है, जो कैटल होते हैं, स्वाइन्स होते हैं या गोट शिप्स, ऐसे जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ह्यूमन जो है मतलब इंसान जो है वो डायरेक्टली मतलब दे गेट इन्फेक्टेड इफ दे कम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द इफेक्टेड एनिमल, ठीक है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में आए तभी ही एनिमल को वो मतलब जो इंसान है उसको इफेक्ट होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द WHO मोस्ट केसेस ऑफ दिस डिसीज आर कॉजेज बाय इंजेक्टिंग अनपैस्चरेटेड मिल्क और चीज़ फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स और शिप, ठीक है। ये डिसीज़ का मोस्ट ऑफ द जो केसेस है या मोस्ट ऑफ द केसेस जो दिखते हैं तो वो कब इंसानों में, अगर जो इन्फेक्टेड बर्ड हो, ठीक है, सॉरी इन्फेक्टेड एनिमल हो, उनकी मतलब अगर उनका जो मिल्क है, ठीक है, वो अनपैस्चरेटेड मिल्क या चीज़ हम यूज़ करते हैं तभी वो इंसानों को दिखाई देता है, ठीक है।
अभी रिसेंटली ऐसा न्यूज़ में था कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है चाइना की, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक बायोफार्माटिकल कंपनी है, उन्होंने बताया है कि जो ब्रुसेलोसिस का डिसीज़ का मतलब आउटब्रेक हुआ है, ऐसे उन्होंने बताया है। ठीक है। मास पायलट वेल स्टैंडर्डिंग इन द तस्मानिया। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं कि वेल की स्टैंडर्डिंग जो हुई है तस्मानिया में हुई है। ठीक है, तस्मानिया एक प्लेस है। अभी वेल स्टैंडर्डिंग मतलब क्या होता है, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल है, जो वहाँ पे एक्यूरेट मतलब उनकी एक अप्रोप्रिएट पोजीशन होती है। ठीक है, लोकेशन होती है। ठीक है, जहाँ पे वो मिलते हैं, जैसे वेल्स वगैरह जो होते हैं, ऑब्वियसली जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं, पर अगर वो एक्वेटिक एनिमल उनकी जो अप्रोप्रिएट लोकेशन होती है उससे भी दूर, मतलब उससे एक हम बोल सकते हैं कि इनअप्रोप्रिएट लोकेशन में मिले के या ऑफशोर मिले। ठीक है, ठीक है, जो ऑनशोर मिलते इनशोर मिलते थे वो ऑफशोर मिल गए उस स्पीशीज़ को, उसको स्टैंडर्डिंग बोलते हैं। तो जो तस्मानिया है वहाँ पे काफ़ी सारे जो पायलट वेल्स है उस वो मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे अ, मिलने की वजह से, ठीक है, जो ये न्यूज़ में है। ठीक है, और जो पायलट वेल्स है, ठीक है, एंड उनमें दो टाइप स्पीशीज़ होते हैं। एक शॉर्ट फिन पायलट वेल्स होते हैं, ठीक है, जो मेनली ट्रॉपिकल एंड वार्म ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। एक लॉन्ग फाइन पायलट वेल्स होते हैं जो इनहेबिटेड कोल्डर वाटर में वो मिलते हैं। अभी दोनों जो स्पीशीज़ है उसका IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़ में उनका डाटा है। ठीक है, वो जो है इसमें मिलते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया बिहाइंड द डेथ ऑफ 330 बोस्टावन एलिफेंट। ठीक है, एक बैक्टीरिया के वजह से जो बोस्टावन एलिफेंट्स हुए उनके मतलब 330 जो एलिफेंट है उनकी डेथ हुए। ठीक है, बोस्टावन जो है थर्ड ऑफ अफ्रीकन डिक्लाइन एलिफेंट पॉपुलेशन, इज अ होम ऑफ अ थर्ड डिक्लाइन एलिफेंट पॉपुलेशन अफ्रीका में है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है साइनो बैक्टीरिया है, इज एन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कॉमनली इन वाटर एंड समटाइम फाउंड इन द सॉइल। ठीक है, तो ये जो डेड जो हुई है वो साइनो बैक्टीरिया की वजह से हुई है, ऐसे फाउंड हुआ है। तो ये जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉमनली वाटर में मिलते हैं, बट समटाइम वो सॉइल में भी मिलते हैं। ठीक है, उसको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोला जाता है। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड स्पेशली इन अ काम एंड अ न्यूट्रिएंट रिच वाटर में मिलता है। ठीक है, सम स्पीशीज ऑफ काइनोबैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिक। ठीक है, वो कुछ साइटॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से वो एनिमल्स के साथ साथ वुमेन्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। पीपल में ऑल्सो भी एक्सपोज साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिन बाय ड्रिंकिंग और बाथिंग इन द कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, अगर कंटेमिनेटेड वाटर में अगर पर्सन ने मतलब इफ़ ही और शी ड्रिंक द वाटर और टेक अ बाथ, उनको भी इन्फेक्ट हो सकता है। ठीक है, एंड सिम्टम्स देखा जाए तो स्किन इरिटेशन, स्टमक क्रैम्प, वोमिटिंग, डायरिया, फीवर जैसे काफ़ी सारे जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च विराज फैकल्टी स्कीम। ठीक है, अभी ये विराज फैकल्टी स्कीम क्या है, तो विराज जो स्कीम है वो लॉन्च की बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने, दैट इज़ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस स्कीम का मेन एम क्या है, ये स्कीम है to bring the overseas scientists and academician including non-residential Indian and overseas citizen of Indian to work in a public fund institution and university for the specific period of time। ठीक है, तो ये स्कीम का मेन एम है कि जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, या एकेडमिशियन है, NRI हो या ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, वो दोनों को मतलब जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटीज़ है उसको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वहाँ पे काम करने के लिए जो स्कीम का मेन मतलब एम है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज जो पार्ट न्यूज़ का पोर्शन था वो कंप्लीट कर दिया है। एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई होप you are all doing well. Keep studying, keep motivating, and have a nice day.